हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर आरबीएससी और सीबीएसई के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन गाउस के अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे और गाउस के अनुप्रयोग जो होते हैं बच्चों उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली सीबीएसई और आरबीएससी में पूछा जाता है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 4 नंबर का। तो चलो बच्चों अब अपन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों लेक्चर नंबर 3 का लास्ट जो पॉइंट था अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन कर रहे थे अपन। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका एक क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो भी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो बच्चों आपको दे रखा है एक Q1 आवेश है प्लस के और सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पे एक माइनस Q2 आवेश है। ठीक है बच्चों, और आपसे बोला गया है कि यहां से जो ELF जनरेट हो रही है, ठीक है, और यहां जो टर्मिनेट हो रही है इस पे वो एंगल बना रही है इस लाइन से अल्फा। ये तो अल्फा बना रही है और ये कितना बना रही है? बीटा। समझ आया बच्चों? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ये Q1 Q2 आवेश है बिंदुवत, ये माइनस के Q2 आवेश है, ये प्लस के Q1 आवेश है। यहां से ELF ओरिजिनेट होगी, यहां टर्मिनेट होगी। इस रेफरेंस लाइन से इसने एंगल बनाया अल्फा, इसने बनाया बीटा। तो Q1 बटे Q2 ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया था बच्चों। तो बच्चों अपना जो लेक्चर नंबर 3 था इसका लास्ट टॉपिक था सॉलिड एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी किसके ऊपर है? सॉलिड एंगल के ऊपर। तो some question based on solid angle, questions based on solid angle। तो बच्चों देखो इसको अपन कैसे करेंगे। तो आओ बच्चों देखो अपन क्या करेंगे। तो बच्चों जितना एंगल अल्फा से यहाँ पे एक ELF जनरेट हो रही है उतने ही एंगल अल्फा से सेम यहाँ से भी क्या होगी बच्चों? ELF जनरेट होगी और यहाँ क्या होंगे? टर्मिनेट। तो यदि यहां से एंगल अल्फा बनाया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सेम बीटा बाय सिमेट्रिक्स। फिर बच्चों मैंने आपसे बोला कि देखो बच्चों यहां से जितनी ELF यानी विद्युत बल रेखाएं जितनी यहां से निकलेंगी उतनी ही यहाँ क्या करेगी? टर्मिनेट करेंगी। नंबर ऑफ लाइंस विच आर जनरेटेड थ्रू Q1 आवेश and same lines are terminate in the minus Q आवेश। बच्चों देखो जितनी विद्युत बल रेखाएं इस Q1 से निकलेंगी उतनी यहाँ टर्मिनेट होगी। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका मतलब जितनी यहाँ है उतनी यहाँ चली जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर अपन ये देखा कि नंबर ऑफ काउंटिंग या काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ EFL, counting of number of electric field line, counting of number of EFLs is called electric flux, is called electric flux। ऑलरेडी हमारे पास बच्चों इसे अपन फाइ से जनरेट करते हैं, मतलब फाइ से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अपन को काउंटिंग करना है। चलो तो ये कितनी यहां से काउंटिंग हुई? तो बच्चों ये एंगल अल्फा। ठीक है, तो बच्चों अपन अब क्या करेंगे? देखो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि एक आवेश है Q और इससे ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही है चारों। ठीक है, और ये चारों विद्युत बल रेखाएं बोलो 2D में कि 3D में? 3D में। तो इसको ढकेंगे तो एक गोले से ढका जाएगा। तो बच्चों इसको अपन ने गोले से ढक दिया, छोटे से गोला, और वही ये क्या हो जाएगा? घनकोण हो जाएगा ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना ओमेगा बनेगा क्लोज लूप से? 4 पाई ओमेगा। कितना ओमेगा बनेगा? 4 पाई ना, एक क्लोज लूप के लिए। तो बताओ बच्चों 4 पाई एंगल में या 4 पाई घनकोण में कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है? तो कितनी निकल रही है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रही है। तो बोलो बच्चों 1 घनकोण में यानी 1 स्टेट रेडियन में कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी? तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा 1 स्टेट रेडियन एंगल में।
तो बच्चों अपन को तो 1 तो निकालना है, अपन को तो कोई ओमेगा निकालना है, तो किसी ओमेगा, तो ओमेगा स्टेरेडियन में, तो ओमेगा स्टेरेडियन में कितने निकलेंगे बच्चों, q/4πε0 इनटू ओमेगा, यही ना बच्चों। अरे बेटे मैं बच्चों देखो आ रहा होगा समझ में आपको, ये है ना, सिंपल सा है। तो बच्चों देखो अब अपन जानते हैं क्या कि ये हो गया 5 कितने ओमेगा एंगल पे ना, तो ओमेगा एंगल से ओमेगा एंगल में यानी ओमेगा घनकोण में गुजरने वाली विद्युत रेखाएं या विद्युत फ्लक्स, तो कितना हो जाता है q/4πε0 इनटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, ओमेगा के जानते हैं अपन, ओमेगा अपन जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा, जहां अल्फा क्या होता है हाफ एंगल। हाफ एंगल कैसे, यानी जो 3D में बना उसको अपन ने क्या कर दिया प्लेन में एक समतल में लाके कितना एंगल बना रहा है। तो बच्चों ये जो अल्फा है अब इसका मुझे निकालना है, तो देखो इसका जब अपन बनाएंगे तो ओमेगा बोलो कितना बनेगा इसका ओमेगा, इसका ओमेगा यही होगा, आपको दिख रहा है ये, जब मैं बनाता हूं यहाँ पे ये Q1 है प्लस के और ये ऐसे लगा रहे हैं ना बच्चों, ऐसे, ठीक है। अब इसमें से EFN ये विद्युत रेखा हो गई, ये विद्युत रेखा बनी। अब बच्चों ये विद्युत रेखाओं से एक कोण बनेगा घनकोण, ये घनकोण बन गया ये, ठीक है बच्चों। अब मुझे ये घनकोण निकालना है ना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे रेफरेंस से ये एंगल कितना है अल्फा हाफ एंगल, तो बोलो ओमेगा की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा, ये जाएगी बच्चों सेम, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे तो पाई डैश कितना जाएगा इस q से प्लस q से, तो प्लस q से कितना पाई निकल रहा है, तो बोलो कितना जाएगा q/4πε0 और ओमेगा की वैल्यू क्या लगेंगे 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा, 2 पाई से पाई ये 2, तो पाई प्लस के q डैश की वजह से कितना जाएगा बच्चों, ये जाएगा q/2ε0 1 माइनस के कोस अल्फा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो बच्चों आना चाहिए तब तो बच्चों आया ना वीडियो में बच्चों। चलो अब बच्चों देखो अपन को क्या करना है माइनस q आवे इसके कारण, तो बच्चों जितनी विद्युत रेखा यहाँ से निकली उतनी यहाँ टर्मिनेट होगी, ठीक है। लेकिन मैं तो यहाँ से इससे वापिस से निकाल दो फ्लक्स कितना आएगा, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, तो बच्चों यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो बोलो कितना जाएगा 5 माइनस q डैश सेम ये लिखेंगे सूत्र q/4πε0 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी आएगी 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा आएगा कि बीटा आएगा, बीटा आएगा। अरे इसके लिए चेक करेंगे तो बीटा आएगा बच्चों, आ रहा है ना मेरे बच्चों समझ में आपको, ठीक है। तो 2 पाई से ये कट जाएगा तो कितना जाएगा q/2ε0 1 माइनस कोस बीटा, ये q2 है और ये q1 है, ठीक है बच्चों q2 q1, तो q1 बाई q2 का। अब बच्चों देखो ये वाली नंबर ऑफ फ्लक्स और ये वाले नंबर ऑफ फ्लक्स सेम है, तो क्या आ जाएगा q1/2ε0 1 माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू q2/2ε0 1 माइनस कोस बीटा। तो बच्चों समझ में आया, यहाँ से अपन अनुपात निकाल लेंगे, तो बोलो q1/q2 कितना आ गया, q1/q2 आ गया मेरे बच्चों 1 माइनस के कोस बीटा बटे 1 माइनस कोस अल्फा, दिस इज योर आंसर। अगर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो देखो सॉलिड एंगल का क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से हमने इसको बनाया, सिंपल सी बात है बच्चों, ज्यादा इसमें टफ है नहीं, ठीक है बच्चों। देखो अपन से क्वेश्चन क्या बोला था, एक प्लस के q1 आगे से एक माइनस के q2 आगे से, q1 से EFL ओरिजिनेट हो गई यानी विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है और माइनस q2 पे खत्म होती है, तो q1 से एक EFL अपन को दे दी जिसने एंगल अल्फा बनाया और q2 पे वही लाइन टर्मिनेट हो रही है लेकिन उसने एंगल बनाया बीटा, तो बाय सिमेट्रिक मैंने अल्फा और यहाँ पे ले लिया, तो ये सिमेट्रिक देख लिया मैंने। फिर उससे मैंने ये देखा बच्चों कि जितनी विद्युत बल रेखाएं यहाँ इस अंदर है इसके अंदर उतनी ही यहाँ पे टर्मिनेट हो रही,
तो मैंने कितनी निकल रही है, तो काउंटिंग की, तो काउंटिंग करने के फॉर्मूला कौन सा बन ये 2/4/0 ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, घनकोण, कितने घनकोण बनाया इसने, तो कितना बनाया 2π1 - cos अल्फा बनाया, तो वैल्यू कर दी 2π1 - cos अल्फा, तो ये आ गया। तो ऐसे ही इसी प्रकार से अपन ने -2 के साइड से कर लिया, वो ये आ गया, दोनों ही क्या है इक्वल है। आर यू रेडी माय फ्रेंड बच्चों, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। चलो अब करते हैं बच्चों अपन देखो कैसे बनता है। अच्छा आपको एक ऐसे सरफेस दे दिया जाएगा, बताइए कैसे सरफेस दे दिया आपको, सतह, ठीक है बच्चों, इसे अपन बोलते हैं प्रतलकारी पृष्ठ, इसे क्या बोलेंगे प्रतलकारी पृष्ठ। क्या होता है, देखो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और अपवर्तन का नियम। तो बच्चों ये प्रतलकारी पृष्ठ क्या होता है, जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है। तो एक माध्यम तो इसमें भरा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो एयर मान लो या पानी मान लो, ठीक है बच्चों, और ये मैंने मान लिया क्या एयर मान लिया बच्चों, ठीक है, इसको मैंने ले लिया एयर। ये इसमें है एयर, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 1। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये अपन बाद में बात करेंगे बच्चों, अभी आप समझ लो, ठीक है। तो जो बच्चे तो जानते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो पहली बार पढ़ते हैं तो चलो कोई नहीं, आप मान लो एयर का ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और यहाँ पे बच्चों पानी है, ये पानी, ठीक है। और यहाँ पर ने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया इसका, बोलो बच्चों पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, चलो पानी नहीं, चलो दूसरा ऐसे कोई भी टर्मिनोलॉजी मान लो ना, √3, चलो √3 मान लिया मैंने ना, मुझे कॉन्सेप्ट आना है इसलिए। चलो तो बताओ बच्चों किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कि इसका, एक ज्यादा है कि √3 ज्यादा है, √3 ज्यादा है, तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको अपन बोलते हैं सघन माध्यम, यानी उसे अपन बोलते हैं डेंसर, और इसे अपन क्या बोलेंगे रेयर मीडियम, यानी विरल। तो ये हो गया विरल माध्यम। अब रेडी माइंड बच्चों, तो विरल सघन किस अकॉर्डिंग अपन नाम देंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख के, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस माध्यम को अपन बोलेंगे सघन माध्यम, ठीक है बच्चों, या उसे अपन इंग्लिश बोलते हैं डेंसर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे बोला गया कि एक बल्ब है, ठीक है बच्चों, ये बल्ब यहाँ पे रखा है सघन माध्यम में, है ना, ऐसे, और इससे क्या निकल रही है एनर्जी, रोशनी निकलेगी, ये एनर्जी निकल रही है, ठीक है बच्चों, और ये एनर्जी है 100 वाट। 100 वाट का मतलब है, इसका मतलब 100 वाट का मतलब क्या होता है बच्चों, वाट होता है जूल पर सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में कितनी जूल फेंक रहा है, 100 जूल एनर्जी फेंक रहा है। चलो अब ये जो एनर्जी है बच्चों, ये क्या है, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे फैलेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है क्वेश्चन कि कितने एरिया में, हाउ मच एरिया, है ना, कितने एरिया में ये क्या कर रही है, पास कर रही है, और ये एंगल आपको दे दिया कितना, यहां से डिस्टेंस आपको दे दी, कितनी दूरी पे रखा है, इस पृष्ठकारी पृष्ठ से 1 मीटर की दूरी पे, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे बोलूं 2D में समझाऊं तो ये आपके पृष्ठ था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे √3 है, और 1 मीटर की दूरी पे ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से जो रोशनी निकलेंगी तो वो ऐसे 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 फैलेंगे बच्चों, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, अब देखो ये मैं 2D में बताऊँ, 3D में ऐसे समतल पे यूं फैलेगी ना, ऐसे चारों जगह इस समतल के ऊपर, है ना। तो ये 2D में तो एक लाइन बन रही है, लेकिन एक्चुअली है क्या ये प्लेन,
ऐसे समझ जाओ बच्चों आप, ठीक है। चलो बच्चों मैंने आपसे अब आपने पढ़ा है कि जब जब तरंगे सघन से विरल में जाती है, जब तरंग सघन से विरल में जाती है तब क्या होती है, वो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या हटती है, दूर। तो बच्चों दूर हटते 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 एक कंडीशन आ जाती है जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। कौन सी घटना रहेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मतलब कि इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी जब तक ही रहेगी तब तक ये 45 डिग्री एंगल ना बना ले। जैसे 45 डिग्री एंगल बना तब तो उससे ज्यादा एंगल पर फिर क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी। तो ये कितने एंगल तक जाएगी, 45 डिग्री तक। फिर इसके बाद तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया ना, समझ आया बच्चों। तो ये वाला रीजन ही क्या होगा, यानी यहीं से इतने रीजन से ही क्या होगी, एनर्जी बाहर निकले, इतने रीजन से। आगे में बच्चों तो अपन क्या लगाएंगे बच्चों इसमें, तो देखो मुझे पहले निकालना है हाफ एंगल, तो ये एंगल कितना है 45, तो ये एंगल कितना जाएगा 45। आगे बच्चों तो बोलो ये ओमेगा कितना बनेगा इसका, ओमेगा सॉलिड एंगल का ओमेगा। तो बोलो बच्चों ये देखो 2D की बात नहीं है 3D में, तो 3D में ओमेगा बनता है, तो ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई 1 माइनस के cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 45, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस 1/√2। आगे में बच्चों तो ये आ गया ओमेगा। चलो अब बच्चों इस बल्ब से पूछो कि ये जब ये बल्ब है तो ये 100 वाट जो एनर्जी दे रहा है ये कितने एंगल दे रहा है 4 पाई, तो 4 पाई एंगल में या 4 पाई स्टेरेडियन में कितनी एनर्जी चाहिए 100 वाट की, ठीक है बच्चों। तो 1 स्टेरेडियन में कितनी एनर्जी जाएगी 100/4 पाई, तो ओमेगा रेडियन में कितनी एनर्जी जाएगी, तो 100/4 पाई इंटू ओमेगा। और रेडियन में अपन बच्चों तो अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दो, तो कितना जाएगा ये, तो फाइनल एनर्जी कितनी जाएगी कि कितनी एनर्जी इससे पास हो रही है ना, यानी विरल माध्यम को कितनी एनर्जी मिल रही है इस बल्ब की, तो कितनी, तो P डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/4 पाई इंटू ओमेगा कितना है 2 पाई 1 माइनस 1/√2, तो पाई से पाई 2 से 2 2 50, तो P डैश इज इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों 51 माइनस 1/√2 वाट। ये देखो बच्चों तो क्वेश्चन की देखो बच्चों क्या ही बोलेंगे कि ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। बच्चों ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, जरूर है ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन जैसे ही पावर देखते ही फिर बच्चे बोलेंगे अरे ये तो अल्टरनेटिंग करंट का हो गया। आगे में पहुंचो तो लिंकेज क्वेश्चन, और ये दोनों लिंकेज किसने कर दिया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में कुछ बोला ही नहीं, सॉलिड एंगल में क्या बोला कि घन बता दो। देखो बच्चों एक बल्ब है जो किसमें रखा है सघन माध्यम में रखा है, सघन से विरल में जा रहा है। आपसे बोला गया है कि यदि सघन माध्यम में उस बल्ब की एनर्जी 100 वाट है तो बताओ विरल माध्यम में उस बल्ब की एनर्जी कितनी होगी, विरल माध्यम में उस बल्ब की एनर्जी कितनी होगी। तो अब आप सिंपल सा क्या लगाएंगे बच्चों, अपन ने ये देखा कि सघन से विरल में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जब तक नहीं होगी तब तक तो एनर्जी बाहर चली जाएगी। देखो बच्चों ये एनर्जी बाहर जा रही, जैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो सारी एनर्जी वापस से रिफ्लेक्ट वापस आ जाएगी, परावर्तित हो जाएगी बच्चों। अगर पढ़ाया ना बच्चों TIR पढ़ाया ना हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों 45 डिग्री तक, तो जब तक ये एंगल 45 नहीं बन रहा तब तक एनर्जी बाहर जा रही है, तो उतनी ही एनर्जी अपन कैलकुलेट करनी है, वही एनर्जी जाएगी जो विरल माध्यम में जाएगी। तो बच्चों अपन ने क्या करा ओमेगा निकालिए, इतनी कितनी एनर्जी नंबर ऑफ लाइंस, तो ओमेगा 2 पाई 1 माइनस ये निकाल लिया ओमेगा। तो अब अपन ने देखा कि 4 पाई में इतना वाट जा रहा है, तो 1 स्टेरेडियन में कितनी पावर जा रही है 100/4 पाई, तो ओमेगा स्टेरेडियन में जाएगी 100/4 पाई इनटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली, तो ये इसका आंसर है। समझ में आया बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो सॉलिड एंगल का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन करते हैं गाउस के एप्लीकेशन। बच्चों गाउस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, ठीक है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आरबीएससी और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सी तो पहला चीज अपन क्या करेंगे बच्चों, एक पॉइंट चार्ज है तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन। तो बच्चों एक पॉइंट, एक बिंदुवत आवेश है Q, इस बिंदुवत आवेश की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट P
जिसकी दूरी इससे है r, यानी एक बिंदुवत आवेश है। कैसा आवेश है बच्चों? बिंदुवत आवेश। कैसा आवेश है? बिंदुवत आवेश। ठीक है बच्चों, तो बिंदुवत आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र याद करो। क्या याद करो? विद्युत क्षेत्र, यानी EP पर Q की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो ज्ञात करना है। समझ आया बच्चों? और किसकी सहायता से निकालना है? गॉस की। बच्चों बिगर गॉस की अब तक अपन करके आए, कितना आंसर आ जाएगा इसका? KQ/R इसका। यही होगा बच्चों आंसर इसका। अब यही आंसर मुझे चेक करना है किसकी सहायता से? गॉस के नियम की सहायता से। चलो, गॉस का नियम क्या होता है? तो पहले आप गॉस का नियम लिख लो। हम जानते हैं गॉस का नियम। बच्चों भाषा देखो, अब आप लिखिएगा गॉस के नियम अनुसार। ठीक है बच्चों, जो भी आपको कॉपी में ऐसे भाषा लिखनी है, गॉस के नियम अनुसार। तो क्या होता है बच्चों? क्लोज इंटीग्रल। बच्चों ये लगाना, क्योंकि ये किसको दिखाता है? बंद पृष्ठ को। किसको दिखाता है बच्चों? ये बंद पृष्ठ को ना। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है अपना गॉस का नियम। वो जो मुझे इसका गॉस का नियम लगाना है, तो उससे पहले क्या बनाना पड़ेगा? बंद पृष्ठ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या कल्पना करो। तो गॉस क्या बोलता है? तो गॉस के अनुप्रयोग में पहला पॉइंट क्या होता है? जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना ज्ञात करनी है। देखो अपन प्रोसीजर कर रहे हैं बच्चों ना, कि बंद पृष्ठ लेना ना अपन को, यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करना? कल्पना करनी। तो गॉस क्या बोलता है आपसे? अब मेरी मत सुनो, अब गॉस की सुनो। गॉस उस समय दुनिया वालों को क्या बोलता है कि तुम ऐसे करो कि जिस बिंदु पर तुम्हें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, गणना ज्ञात करनी है, उस पर एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कीजिए। ऐसा किसने बोला? गॉस ने। किसको? दुनिया वालों को। तो बच्चों मुझे इस बिंदु P पे क्या करनी है? गणना करनी है। तो मैं क्या करूंगा? इस बिंदु P से बंद काल्पनिक पृष्ठ की क्या करूंगा? कल्पना करूंगा। अब कल्पना तो कैसी करो? समझाया बच्चों? अब हम कौन सी कल्पना करनी है? केवल ऐसी ही कल्पना करनी है। कल्पना इस प्रकार करो कि उस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल, कल्पना इस प्रकार करो कि उस पृष्ठ के सभी बिंदुओं से विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान हो। बच्चों ये लाइन सुनी सी लग रही है। ये लाइन सुनी सी क्या कहां पे सुनी है बच्चों? मैंने आपको बताया था विद्युत फ्लक्स निकालना। तो जब विद्युत फ्लक्स निकालोगे तो एरिया पर इस प्रकार ऐसा रीजन लेते हैं कि उस रीजन के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो? समान हो। तो सेम। तो बच्चों कल्पना इस प्रकार करो कि उस पृष्ठ के सभी बिंदुओं से विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान हो। तो बच्चों इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे एक ऐसी ही आकृति बनानी है कि उसके हर एक पॉइंट पर, तो बच्चों इस बिंदु पे तो जो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पे होगा वही विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पे होगा। तो इसका मतलब अब विद्युत क्षेत्र देखो बच्चों, ये दूरी r है, तो इसका मतलब ये दूरी भी r होनी चाहिए। r तो r तो बच्चों एक क्या खिंच जाएगा आपके पास? एक गोला। एक क्या खिंच जाएगा अपना? गोला। तो अपन ने किसकी कल्पना करी? एक गोले की कल्पना करी। किसके केस में? बिंदुवत आवेश के केस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? बच्चों देखो अच्छे से समझना,
मैं केवल आप बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे बोर्ड में इस बार पढ़ रहे हैं, इस बार आएंगे, तो उनके लिए मैं इतना इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको खत्म कर देता। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने क्या कर लिया, गोले की कल्पना कर ली। ऑलरेडी मैं बच्चों, चलो तो अब बोलो बच्चों, इस गोले के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, समान। तो चलो बच्चों, ये सूत्र से अपन ओपन कर लो। जब ओपन करेंगे तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे अपन, फाई ई वेक्टर डीए, इसको लिखूंगा ई डीए कोस थीटा। भाई अदिश गुणनफल को बोलूंगा तो ये लिखूंगा ना, इज इक्वल टू क्यू इन, और ये किसमें, गोले में, है ना, बटे एप्सिलॉन नॉट। समझ आया बच्चों? बोलो, ई और डीए के बीच में एंगल थीटा तो कितना है, तो बच्चों इस पॉइंट पे यदि मैं एक छोटा सा पृष्ठ लूं, है ना, छोटा सा सरफेस लूं, तो उसकी दिशा किधर आएगी, इधर, और इस क्यू की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर, तो एंगल क्या होगा, समान। और चेक कर लो दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे छोटा सा एरिया लूं तो उसकी दिशा किधर होगी, इधर, लंबवत होगी ना पृष्ठ के, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी किधर होगी, इधर ही, ई वेक्टर की और डी वेक्टर की। तो एंगल कितना बना, एंगल बना 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ऑलरेडी मैं बच्चों, चलो तो ये जाएगा मेरे पास ई डीए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे लेना क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। ऑलरेडी मैं पढ़ बच्चों, चलो अब मेरे को बताओ बच्चों आप कि ई और डीए, बच्चों ई बोलो, ई क्या है, ई एक समान है कि अलग अलग है, ई एक समान है। क्यों एक समान है, क्योंकि मैंने लिया ही ऐसे, वो क्षेत्र का परिमाण समान हर एक पॉइंट पे, तो ई समान है तो अपन इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, समाकलन के क्या ले लेंगे, बाहर। कांस्टेंट राशि को, ध्यान सुना, कांस्टेंट राशि को समाकलन से बाहर ले लिया जाता है, तो ई को बाहर ले लेंगे कितना हो जाएगा, ई cos इंटीग्रल dA इज इक्वल टू q इनसाइड। अब अच्छा देखो q इनसाइड यानी गोले, गोले के अंदर चार्ज कितना है, कैपिटल Q, गोले के अंदर चार्ज कितना है, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बंद पृष्ठ किसको डिनोट कर रहा है, गोले को, किसको, गोले को, और ये dA क्या होगा, क्षेत्रफल। तो ये टोटल गोले का, टोटल गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ E 0 कितना जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यही ना बच्चों। अब जब पहले ही लेक्चर में मैंने आपको सिखाया क्या कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखूं, k, तो कितना जाएगा मेरे पास, E इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर। सिंपल सी वैल्यू खत्म। ये समझ आया बच्चों? तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको गाउस के अनुप्रयोग में मैं आपको एक चीज मैंने क्या बताया, सबसे पहले जिस बिंदु पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, यदि वो बिंदु पे बंद पृष्ठ पहले से ही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कल्पना करो। अब तो ये बने काल्पनिक पृष्ठ की, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कीजिए। कल्पना इस प्रकार करो कि उस पृष्ठ के सभी बिंदुओं से विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो, समान हो। विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो, हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो, समान हो। ऑलरेडी मैं पढ़ बच्चों, ठीक है। अब आओ बच्चों, तो बच्चों ये हो गया अपने पास पहला क्वेश्चन। किसी को दिक्कत हो तो देखो अच्छे से, भाषा मैंने कम लिखाई है, मैं खुद गया हूं, लेकिन जितनी लिखाई है वेल एंड गुड है, आपके लिए सफिशिएंट है, आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों, कॉपी में अच्छे से। चलो अब अपन बात करेंगे दूसरे पॉइंट। बच्चों ये किसमें आ गया, ये आ गया किसमें, परिमाण में। तो देखो बोर्ड में आपको क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, तो सदिश रूप में। बोर्ड में बच्चों ये भी लिख के आना है आपको, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में बोलो ई वेक्टर, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखो दिशा होती ना, किधर होगी दिशा, अलोंग आर, त्रिज्या के अनुदिश, तो कितनी है आर, तो उसको लिखोगे KQ अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको ये लिखने के बाद ये भी लिखना है, तब जाके आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको मिटा लो। इतना इजी भी नहीं आएगा, जब मैं कह रहा हूं कि इतना ये वाला सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो अब दूसरा अपन करते हैं एप्लीकेशन। आओ मेरे बच्चों,
दूसरा देखो, दूसरी एप्लीकेशन है एक अनंत सीधे धारावाही चालक तार। ठीक है, जो अनंत सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो गाउस के नियम से। तो बच्चों देखो अपन पहले ही कर चुके हैं, तो ठीक है, कूलाम के नियम से मैं पहले ही कर चुका ये सब चीजें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और इस पे जो आवेश है अपन ने मान लिया कितना आवेश है, लैम्बडा कूलाम पर मीटर, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने कंसीडर कर लिया कि इसके ऊपर क्या है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा। और इससे डी दूरी पे, कितनी दूरी पे, डी दूरी पे एक बिंदु पी है, उस पर क्या निकालना है मुझे, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ईपी पे विद्युत क्षेत्र निकालना है किसकी वजह से, अनंत धारावाही चालक तार से। ठीक है, तो कितना आता है बच्चों आंसर, 2k लैम्बडा बाई डी। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। अपन जानते हैं बच्चों, ये अपन कर चुके कूलाम के नियम से। नीट में मतलब सॉरी आईआईटी में फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक पढ़ा चुके हैं बच्चों अपन, है ना, कोई कमी नहीं छोड़ रहे अपन। तो ये अपन को निकालना है। अब गाउस के नियम से ये आंसर लाना है, कैसे लाएंगे गाउस के नियम से। हाँ, तो बच्चों देखो, जिस पॉइंट पे अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, उस पे क्या करो, कल्पना करो बंद पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ की। चलो कैसे करना है कि इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं से विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो, समान हो। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अनंत है ना ये। यदि ये सीमित होता तब तो गड़बड़ी होती, अनंत है इसका मतलब, तो अनंत। तो बच्चों देखो, ये आपके पास एक तार है, और अनंत का मतलब होता है, ये अनंत का मतलब होता है रिलेटिव टर्म्स। बच्चों मैंने आपको नहीं बताया कि अनंत क्या होता है, अनंत कुछ नहीं होता, अनंत एक रिलेटिव टर्म्स होती है। कैसे, मेरा जो ये हाथ है इस समय आपके लिए क्या हो रहा है, अनंत मतलब सीमित है, दिख रहा है ना आपको हाथ की। देखिए इसी हाथ को मैं एक कैमरे के जस्ट पास में, फोकस मिट नहीं जाए, देखो बच्चों मैं लाऊं आपके जस्ट पास में लाऊं, अब बोलो बच्चों, अब ये हाथ देखो दिख गया ना, मुझे पता था। तो बच्चों अभी जो हाथ अपने देखा था उससे कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बच्चों, तो समझ में आ गया था ना आपको कि वो रिलेटेड टर्म्स होती है अनंत। अब आपके लिए ये हाथ या अनंत हो गया जब मैं इसको जस्ट आपके पास लिया है। तो बच्चों मैं यही कह रहा हूँ कि ये अनंत है, तो इसके जस्ट पास में जैसे कोई बिंदु है ये P। अब ये यदि इससे देखो बच्चों, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, यदि इस बिंदु P को मैं यहाँ भी जाऊँ तब भी अनंत ही होगा, जब मैं इसको यहाँ भी जाऊँ तब भी अनंत, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ये बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दूरी डी 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 रहेगी लंबवत, तो इसको मैं जितना मैं इस बिंदु को यहाँ पे लेके जाऊं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अनंत है बच्चों। ये बिंदु के सापेक्ष भी अनंत होगा, ये बिंदु के सापेक्ष भी अनंत होगा। बस आपको देखना क्या है, दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, दूरी डी ही होनी चाहिए। तो इतना ही बच्चों यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अपन ने क्या करा है, बंद काल्पनिक पृष्ठ की तुलना कर दी, और ये बना अपने पास क्या, बेलन। क्या बना बच्चों, ये बेलन। ठीक है, मैंने एल लंबाई का एक क्या कर लिया बच्चों, एक बेलन की कल्पना कर ली। क्यों, क्योंकि इस बेलन के वक्रीय पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा। आगे बढ़ेंगे पॉइंट बच्चों, तो ये चीज समझना है। ठीक है बच्चों, आई ना समझ में ये चीज आपको। चलो अब बोलो बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, मतलब गाउस का नियम, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बंद पृष्ठ क्या है यहाँ पे, बेलनाकार L लंबाई का। चलो बच्चों, अब बच्चों देखो, ये जितनी दूरी ऊपर है ना उतनी दूरी नीचे रहेगी, तो इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समान आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपको।
चलो बोलो। अब बच्चा देखो, अब ये जो अपन ने बंद काल्पनिक पृष्ठ लिया बेलन, इसमें दो सतह हो गई, कौन कौन सी? एक तो हो गई वक्राकार सतह, वक्रीय सतह, वक्रीय सतह, और एक हो गई मेरे पास कैंसी फ्लैट सतह, ये वाली सतह जिसे अपन नाम बोलते हैं क्या? फ्लैट, यानी वक्रीय सतह। और एक अपन दे देंगे क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नाम ही बोल देते हैं, चलो इसको x1 x2 नाम दे दे, चलो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट सरफेस। एक हो गई फ्लैट सरफेस और एक हो गई कर्व्ड सरफेस, ठीक है बच्चों। दो इज इक्वल टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे बच्चों अपन। चलो अब बोलो बच्चों, वक्रीय सतह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बच्चों देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी, और इस पे जो अपन छोटा सा dx लेंगे, छोटा सा dx लेंगे, वो भी इधर होगा, तो दोनों सेम दिशा में होंगे। समझ में आया बच्चों? तो वक्रीय पृष्ठ देखो इधर देख लो, ये वाले सतह जो छोटा सतह लिया, इसका ds वेक्टर यहाँ होगा और एरिया वेक्टर भी इधर होगा, मतलब सॉरी ई वेक्टर भी इधर होगा, तो समान है। तो बच्चों क्या लिखेंगे अपन? फाई ई dA cos 0, ठीक है, एक्स लिख दिया मैंने, ए से नाम दे दो dA, ठीक है बच्चों। तो ई dA cos 0 और बच्चों प्लस फ्लैट सरफेस। बच्चों फ्लैट सरफेस कितनी है? दो, एक तो ये हो गई इसकी वजह से ऊपर, और एक ये हो गई इसकी वजह से इधर, तो एरिया वेक्टर तो इसके ऊपर ऊपर आएगा ऐसे, और ई किधर होगा ऐसे, तो एंगल कितना होगा 90। तो इसको क्या लिखेंगे अपन फ्लैट सरफेस के लिए? ई dA cos 90 इज इक्वल टू q इनसाइड। बच्चों q इनसाइड बोलो, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? तो कितनी लंबाई है? l। लैम्बडा क्या होता है? एकांक लंबाई में कितना आवेश है? लैम्बडा। तो l लंबाई में कितना होगा? l लैम्बडा। नहीं समझ में आया बच्चों? एकांक लंबाई, देखो इसको मात्र से बोलेंगे, एकांक लंबाई में कितना आवेश है? लैम्बडा आवेश है। तो अब कितनी लंबाई है इसकी? l। तो l लंबाई के अंदर कितना आवेश हो गया? लैम्बडा है बच्चों। ये तो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है बच्चों। cos 0 की वैल्यू कितनी रहती है? 1। ई कैसा है? हर जगह समान, वक्र के हर एक बिंदु पे, तो बाहर आ जाएगा इनटू dA, किसका है? वक्र की, वक्र की सतह का, इज इक्वल टू लैम्बडा l बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलो बच्चों, वक्रीय सतह, तो बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r l, तो r पे d ले रखा था ना, तो 2 पाई d, तो बोलो कितना जाएगा? e 2 पाई d, और लंबाई कितनी है? l, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू लैम्बडा l बाई एप्सिलॉन नॉट। l से l कट गया, तो e इज इक्वल कितना जाएगा? लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। अब आप बोलो अरे मुझे तो गलत हो गया, आंसर तो 2 के लैम्बडा बाई d आना चाहिए था, ये तो आपने ये लिख दिया। अब तो उसके लिए बच्चों मैं क्या करूंगा? 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, कर दिया, तो बोला कितना जाएगा? ये e इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन 2 तो कितना जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। अब बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या बोलते हैं? k बोलते हैं ना, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k बोलते हैं, तो कितना जाएगा? 2k लैम्बडा अपॉन d। दिस इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों? तो याद है, तो सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। गाउस के नियम से बस अपन को ये याद रखना है कि इसमें अपन को जो बंद काल्पनिक पृष्ठ लेना है वो ऐसे लेना है कि इसमें इसके जस्ट बिल्कुल d को चेंज ना करो, ऊपर ले जाओ, तो वो बिंदु के सापेक्ष भी अनंत होगा और विद्युत क्षेत्र के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनंत है। यदि ये सीमित होता तब फर्क पड़ जाता। सीमित का मतलब ऐसे, अब आपको दिख रहा है ना, ये सीमित आता है बिंदु P, यहाँ पे इसके यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा इसकी वजह से, वो मैंने बताया था बच्चों आपको। देखो मैंने आपको बताया था, एक सीमित तार की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र दो होते हैं, एक तो E परपेंडिकुलर होता है और एक E पैरेलल होता है। ये सब मैं करा चुका बच्चों आपको बहुत अच्छे से। बोलो इसका मान कितना है? k लैम्बडा अपॉन d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ठीक है बच्चों। और इसका मान कितना है? k लैम्बडा अपॉन d cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये करा चुका बच्चों मैं, तो उसकी वजह से ये।
और अनंत होगा। ये सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं बच्चों, ठीक है। यदि आपको ज्यादा कोई बच्चा आरबीएससी का देख रहा है इस समय और उसको ज्यादा फील लेना है तो आप पूरे लेक्चर सीक्वेंस से देख लो। आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप ये सारे झंझट पे रहो, छोड़ो, आप तो केवल यही पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाली चीज है ना। पढ़ाया तो मैंने सब कुछ ही है, आपको केवल यही करना है, ठीक है बच्चों। अब आप ज्यादा फंसोगे, ज्यादा जानने की इच्छा करोगे तो देखो बच्चों, ज्यादा मैंने दे रखा है पहले से, आप जाओ देखो सीखो ठीक है बच्चों। चलो आ गया बच्चों समझ में ये ना, ठीक। अब मैं आपसे बोलता हूं, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, अच्छा बच्चों इसी में चलो कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी तो अनंत के कारण तो अपन निकाल दिया, चलो आंसर आ गया। सीमित की वजह से यदि आपसे गाउस लॉ पूछा जाए, चलो इनका डाउट क्लियर कर देते, खत्म कर देते जल्दी। क्या डाउट है उनका बच्चों का डाउट? अरे भगवान ये तो मिटे। देखो बच्चों, कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी सीमित तार है, जो सीमित तार है उसके पर आवेश प्लस, ठीक है, और ये लैम्बडा पूर्णांक पर मीटर इसके पर आवेश है। तो इसकी वजह से पॉइंट किसी बिंदु पे, ये बिंदु डी पे मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। क्या मैं गाउस के नियम से निकाल सकता हूँ? गाउस का नियम क्या होता है इस बिंदु पे? तो गाउस का नियम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? E into dA वेक्टर इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। क्या मैं इस बिंदु पे ये वाला नियम लगा के क्या मैं ये आंसर ला सकता हूँ या दो आंसर? तो आपका आंसर होगा नहीं। आपका आंसर क्या होगा? नहीं। तो आपका आंसर नहीं है तो इसका मतलब क्या गाउस का नियम फेल हो जाता है क्या? इस वाले केस में गाउस का नियम फेल हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? नहीं होगा मेरे बच्चों, गाउस का नियम नहीं होगा। 100% ट्रू है किसी भी केस के लिए। फॉर एनी ऑफ केस यू कैन इजीली फाइंड आउट फॉर दिस फॉर्मूला। लेकिन फिर आप बोलोगे क्या कह रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप एक हिसाब से तो कह रहे हो कि गाउस का नियम सबके लिए वैलिड है और आसानी से अपन निकाल सकते हैं, और फिर उसी दूसरे क्षण आप बोल रहे हो कि ये इस वाले क्वेश्चन के लिए गाउस के नियम से मैं ये वाला मान नहीं निकाल सकता। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चों ये जो गाउस के नियम में जो ये सूत्र होता है ना E, गाउस के नियम में जो सूत्र होता है E, ये E क्या होता है? परिणामी विद्युत क्षेत्र। ये E होता है परिणामी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र नहीं था, परिणामी विद्युत क्षेत्र का नेट। जब मैं इस बिंदु पे E निकालूंगा तो इस पे विद्युत क्षेत्र, टोटल विद्युत क्षेत्र यानी इस वाले आवेश की वजह से और इस वाले आवेश की वजह से, तो मान में फर्क पड़ जाएगा बच्चों। सुनाया नहीं आया? तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जब मैं गाउस के नियम से कर तो सकता हूं, कैसे करूंगा? मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र दे दो तो मैं निकाल लूंगा। सुनाया बच्चों? तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने में अब आपके क्या निकल जाते हैं? प्राण पखेरु उड़ जाते हैं इसमें। इस वाले केस में इस बिंदु पे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या निकल जाएंगे? प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सुनाया बच्चों? फिर अब आप इसको ऐसे रिंग लोगे, तो जैसे आपने एक रिंग ली तो रिंग क्या क्लोज है क्या? नहीं, ये कोई क्लोज सरफेस है क्या? रिंग तो 2D है। रिंग तो क्या है? 2D। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेंडर लोगे। क्या लोगे? सिलेंडर। तो जब एक सिलेंडर लोगे तो जैसे ही आप यहाँ इस पॉइंट पे आओगे, तो जैसे ही इस पॉइंट पे आओगे ये लो हो गया चेंज, तो ये फाइनाइट है ना, तो इस पॉइंट पे आते ही बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज हो गया, परिणामी चेंज हो गया, फिर निकालो E। समझ में आया बच्चों? तो इसकी यानी इस सूत्र से मैं निकाल तो सकता हूं, लेकिन कब? जब मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र मालूम हो। मुझे मालूम ही नहीं तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा? ठीक है बच्चों, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? समाकलन अवकलन करते हैं। तो कुल आपने सीधे बोल दिया, अरे तो तुमने समाकलन अवकलन कर लिया बच्चों, तो फिर यही उठाओ ना तुम सीधा, क्यों गाउस पे जा रहे हो? वो भी वही बात बोलेगा जो बात मैं बोल रहा हूँ। समझ आया बच्चों? चलो, तो सीमित की वजह से अपन क्यों गाउस के नियम से नहीं निकाल तो लोगे,
परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो गाउस का नियम गलत हो गया है। गाउस तो क्या कह रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान तो रख पहले मेरे बेटे, मान रख तब आंसर आएगा। मान जानते नहीं है तो हो जाएगा। मैं वो गलत क्यों कह रहा है। आइंस्टीन सीधी तो विद्वान था बच्चों। आइंस्टीन बात ऐसी बोल देता था कि सामने वाले की समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो उसको बात को गलत साबित भी नहीं कर सकते थे। सामने वाले आइंस्टीन जब बैठा रहता था तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट उसे ये नहीं बोल सकते थे कि ऐसा क्यों, ये गलत है तो क्यों गलत है, क्योंकि वो बात ऐसे बोल देता था। उनके मस्तिष्क से, उनकी मस्तिष्क की सारी सीमाओं को उल्लंघन कर देता था। आइंस्टीन ने एक बात बोली थ्योरेटिकल में, तो सामने बैठे साइंटिस्टों के सारे मस्तिष्क की सीमा पार, उनको मालूम नहीं क्या बोल गए। अब उसको गलत साबित भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको गलत साबित करने के लिए बता, उसको फेल कर दे, कुछ पता ही नहीं कैसे दे। इसलिए आइंस्टीन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। तो बच्चों तीसरा है अनंत खोखले बेलन के कारण किसी बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की गणना करो गाउस के नियम से। ठीक है। और चौथा है बच्चों अनंत ठोस बेलन के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की। अब बच्चा देखो अपन को निकालना है अनंत खोखले बेलन के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र और अनंत ठोस बेलन के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। बच्चों यहाँ अब आप एक चीज याद रखना कि खोखले बेलन का मतलब और ठोस बेलन का मतलब क्या होता है। बच्चों देखो जब भी अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है तो अपन किससे डील करते हैं, आवेशों से। किससे डील करते हैं, आवेशों से। बच्चों देखो आप बोलते हो कि ये आदमी पतला है, ये आदमी दुबला है, ये आदमी मोटा है। आप वो किसके अकॉर्डिंग बोलते हो, खाते पीते के अकॉर्डिंग, यानी वो कितना खाता है उसके अकॉर्डिंग, है ना बच्चों। समझ में आया बच्चों। तो वो तो आप खाते पीते के अकॉर्डिंग कर रहे हो। इसमें आप क्या करोगे, आवेशों के अकॉर्डिंग बोलोगे। ठीक है। यदि मान लो कोई वस्तु ठोस है, भरी हुई है, द्रव्यमान उसका बिल्कुल ठोस है, लेकिन आवेश उसके अंदर ही नहीं है, आवेश उसके बाहर है, तो वो वस्तु क्या रहेगी, आवेशों के कोरस्पॉन्डिंग वो वस्तु खोखली कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो बच्चों, खोखली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। और एक वस्तु ऐसी है जो जिसके अंदर आवेश क्या है, भरे हुए है उसके अंदर, तो आवेश भरे है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ठोस। ठीक है बच्चों। अब इस चीज को अपन पढ़ेंगे जब अपन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये चौथे पॉइंट के बाद, इसका मतलब लेक्चर नंबर 5 में। तो लेक्चर नंबर 5 भी अपन पढ़ेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चीज को। तो खोखले बेलन का मतलब ये होता है कि आवेश सतह पर स्थित है, बस आवेश सतह पर स्थित है, आप ये मान। ठीक है बच्चों। अभी मैं चालक चालक की बात निकल गई, मैंने बताया नहीं आपको, तो उसकी बात करें। ठोस बेलन का मतलब ये है कि आवेश सब जगह स्थित है, सब जगह स्थित है। ठीक है। आवेशों से फूला फूला, इस वाले केस में। चलो तो अनंत खोखला बेलन ले लेते हैं बच्चों। ये अनंत खोखला बेलन ले लिया मैंने। ठीक है बच्चों। और इसकी आधार की त्रिज्या ले ली मैंने कितनी, डी। इसके आधार की त्रिज्या मैंने ले ली डी। ठीक है बच्चों। और इस पे सतह पे आवेश है, आवेश कहां पे, सतह पे। तो सतह पे आवेश है, इसलिए इसे अपन बोलेंगे खोखला बेलन। और इसको अपन ने दिया सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इतना आवेश है, यानी एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, सिग्मा कूलम। चलो बच्चों अब अपन क्या करना है, इसके सेंटर से किसी बिंदु R पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे निकालना है तो क्या करेंगे अपन, बंद काल्पनिक पृष्ठ की क्या करो, गॉसियन सरफेस की कल्पना करो। ये लो बच्चों। ठीक है। और लंबाई कितनी ले ली इसकी, L लंबाई ले ली। ठीक है बच्चों। तो अब बोलो क्या लिखोगे आप, तो पहला पॉइंट तो बोलो बच्चों अपन क्या लिखते हैं, E वेक्टर गाउस के नियम से E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये देखते हैं बच्चों, गाउस के नियम हम जानते हैं ये। अब बच्चों देखो कितनी सतह होगी, मतलब कितनी सतह से ये जो सरफेस है ना, ये कितनी सतह है इस पे, दो, एक तो होती है कर्व सरफेस और एक होती है फ्लैट सरफेस, ठीक है। एक तो हो गई कर्व सरफेस और एक हो गई फ्लैट सरफेस, ठीक है बच्चों। अब बोलो कर्व की वजह से बोलो कितना जाएगा, तो कर्व वाले सरफेस की वजह से तो ये हो जाएगा ई डी, सिंपल, और जीरो, क्योंकि ई और डी के बीच में एंगल कितना हो रहा है, जीरो, इस वाले सरफेस से प्लस इस वाले सरफेस से कितना हो जाएगा, ई डी cos 90, कौन सी वाली से, फ्लैट वाली से, क्योंकि डी इधर होगा ई इधर होगा तो 90 एंगल, इसमें भी डी इधर होगा ई इधर होगा तो 90। अगले में बच्चों इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, बोलो इसके अंदर कितना आवेश है, तो बच्चों इसके अंदर कितना आवेश होगा, जितना आवेश इसमें यानी ये वाले में, ठीक है बच्चों, यानी इतना बेलन में जो आवेश है सतह पे जितना आवेश है, इस सतह में जितना आवेश है उतना आवेश इसके अंदर होगा। तो अब इस सतह में आवेश कैसे निकालेंगे, एकांक क्षेत्रफल में कितना होता है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में। तो इस वाले गोले का, इस वाले बेलन का कितना क्षेत्र हो जाएगा, तो त्रिज्या कितनी है डी, तो 2 पाई डी और लंबाई कितनी है एल। आगे बढ़े बच्चों, तो क्या जाएगा 2 पाई डी है ना, और लंबाई कितनी है एल, तो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, और एकांक में कितना है सिग्मा, तो ये जाएगा और एप्सिलॉन। नहीं समझ में आया बच्चों, देखो बच्चों आपको दिया क्या है कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है सिग्मा, आपसे पूछा है क्यू इन, यानी इस वाली जो आपने बंद पृष्ठ की कल्पना करी ना, उसके अंदर कितना आवेश है, तो इसके अंदर कितना आवेश है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, कितना क्षेत्रफल है 2 पाई डी इंटू एल, तो इतने क्षेत्रफल में सिग्मा से गुणा कर देंगे तो टोटल आवेश आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बोलो इसको ओपन करें तो ई बाहर निकालेंगे, डीए इज इक्वल टू 2 पाई डी एल सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बोलो बच्चों डीए, बोलो ये डीए किसका है, कर्व्ड सरफेस का, तो बोलो कितना जाएगा, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया इसका, तो इसको जाएगा 2 पाई आर और इनटू एल इज इक्वल टू 2 पाई डी एल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई एल कट जाएगा तो ई कितना जाएगा, मैं डालो ई हो जाएगा डी सिग्मा अपॉन आर एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसका आंसर है। आर्गुमेंट में पढ़ बच्चों तो समझ में आया ये। चलो अब बच्चों देखो ये तीसरे का पहला पॉइंट हुआ, तीसरे का कौन सा पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट जब बाहर हो। अच्छा दूसरा पॉइंट सतह पे हो तब बोलो, दूसरा पॉइंट सतह पे होगा तो बच्चों सतह पे आर की जगह क्या जाएगा, सिंपल डी, तो वैल्यू कितना जाएगा, तो E इज इक्वल टू डी सिग्मा अपॉन आर की जगह डी एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह डी रखोगे डी से डी कट गया तो कितना आंसर आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो बच्चों जब एक अनंत खोखले बेलन है तो अनंत खोखले बेलन की सतह पर कितना विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। खत्म कहानी। आगे में बच्चों समझ आ रहा है। चलो अंदर बोलो, तो अंदर बोलो बच्चों, अंदर जब अपन करेंगे बंद काल्पनिक पृष्ठ की तुलना करेंगे, ये अपन ने बंद काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, बेलन अंदर ले लिया, तो बच्चों जब मैंने अंदर ले लिया तो बोला अंदर कोई आवेश है क्या, इस बेलन के अंदर कोई आवेश है क्या, आवेश कहां पे स्थित है, सतह पे ना, इसके अंदर है क्या, नहीं, तो आवेश कितना, जीरो। तो जब सतह पे अंदर आवेश जीरो है तो ई कितना हो जाएगा, जीरो, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। समझ में आया बच्चों। चलो तो ये हो गया अपने पास तीसरा पॉइंट, अनंत खोखले बेलन के कारण तीनों केस हो गए, पहले दूसरे और तीसरे। चलो इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, तो ग्राफ भी बना लो, ये लो ई वेक्टर और आर के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। बोलो बच्चों जब आर अपन ने सेंटर पे लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। जब आर में सेंटर से कितनी दूरी पे जा रहा हूं, डी पे, तो आर से जब मैं डी पे जा रहा हूं तो बोलो यहां डी तक ये जीरो था, अब मैं कहां तक गया, डी तक। जब मैंने आर की वैल्यू जीरो रखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पे रखी आर की वैल्यू तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां रखी जीरो, जैसे डी रखी तो कितना आ गया, डी रखते ही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी डी पे वैल्यू कितनी हो गई, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बच्चों। अब जैसे मैं डी से आगे बढ़ रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
कम होता जा रहा है, अनंत पे क्या जाएगा 0, अनंत आएगा नहीं ये। तो ये हो गया इसका ग्राफ। समझ आया बच्चों क्यों? अच्छा ऐसे क्यों बनाया, तो कि देखो ये आया किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये आया ना, मतलब डी के जैसे डी से यहां डी के राइट साइड कोई भी एक पोजीशन ले लो आप, जैसे मैंने कोई पोजीशन ले ली, ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा डी सिग्मा अपॉन कितनी दूरी है सेंटर से, दूरी मान लो a है, तो a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखो डी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे समझ आया बच्चों? तो ये चलो, तो ये तो हो गया अनंत खोखले बेलन के कारण। अनंत खोखले बेलन का मतलब ये है कि आवेश सतह पर स्थित है। अच्छा बच्चों यदि मैं बोलूं कि ये ठोस है, हरा भरा है, मोटा है, और मैंने बोल दिया आवेश सतह पर, तब भी बोलो क्या होगा, यही आंसर आएगा सही, आवेश से कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग करना है चौथा पॉइंट, अनंत ठोस बेलन के कारण। तो ठोस बेलन वाला है, आवेश सब जगह स्थित है, तो बच्चों देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। आधार की त्रिज्या डी ले ली मैंने, ठीक है बच्चों, ठीक है डी, और ये ठोस है, आवेश सब जगह है इसमें ना, तो अंदर भरा हुआ है आवेश, आवेश भरा हुआ है, ठीक है बच्चों, इसमें आवेश भरा हुआ है पूरा। कितना आवेश है, तो इसको अपन बोलेंगे रो, क्योंकि अब ये आयतन में ना, तो रो क्या होता है, आयतनीय आवेश घन, तो रो कूलम पर मीटर क्यूब, तो रो कूलम पर मीटर क्यूब। अब बच्चों देखो वही इसके सेंटर से r दूरी पे, r दूरी पे मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं गॉसियन सरफेस की कल्पना करूंगा, बेलन जो बनता है ये लो, ठीक है बच्चों, कितनी लंबाई का, l लंबाई का। बच्चों देखो अब मैं सीधा लिख दूं पहला केस, तो बोलो पहला केस में क्या होगा, आज के लिए इसमें करेंगे 10 मिनट आगे। बोलो बच्चों पहले पॉइंट के लिए बोलो क्या आएगा, कर्व सरफेस के कारण ही आएगा, क्योंकि ये फ्लैट सतह के कारण, तो डी इधर आएगा, ठीक है, तो 90 0 जाएगा, तो कितना जाएगा पहले वाले केस के लिए, तो ई डी ए क्यू इनसाइड। बोलो बच्चों इसके अंदर कितना आवेश आ जाएगा, इसके अंदर कितना आवेश है, इस सतह के अंदर यहाँ इतना, इसमें कितना आवेश है, ठीक है बच्चों, तो एक इसमें इसका आयतन निकाल लेंगे, ये कितना आयतन है, ठीक है, एक आयतन में कितना आवेश है, रो कूलम पर मीटर क्यूब, तो इसमें कितना आयतन, अब ये आयतन आएगा ना बच्चों, क्योंकि आवेश सब जगह है, पहले वाले केस में आवेश सतह पे थे, तो इसलिए मैंने क्षेत्रफल निकाला, अब आयतन निकालेंगे, तो बेलन का आयतन बोलो कैसे निकालते हैं, बोलो बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, अरे क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर एच ना, तो ये आर क्या आधार की त्रिज्या क्या है डी, तो इसका आयतन आ जाएगा पाई डी स्क्वायर, और लेंथ कितनी है एल, तो ये इसका क्या आ गया आयतन, तो समझ आया बच्चों, तो ये इसका आयतन आ गया, एक आंक में कितना है रो, तो इतना आयतन कितना जाएगा, तो ये जाएगा पाई डी स्क्वायर एल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो बच्चों, चलो ई वाले में क्षेत्रफल लिखना है मुझे, किसका, इसका क्षेत्रफल, तो बोलो क्षेत्रफल कैसे जाएगा 2 पाई आर एल, इसका क्षेत्रफल आ गया, ये बंद काल्पनिक पृष्ठ का, बंद काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर और एल, समझ बच्चों, इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पाई से पाई कट गया, एल से एल कट गया, तो ई इक्वल टू कितना आ गया अपने पास डी स्क्वायर रो अपॉन 2 आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, ये है ना 2 आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इसका क्या आंसर, किस पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट यानी बाहर। अब मुझे बच्चों मुझे निकालना है पृष्ठ पे, तो बोलो पृष्ठ पे कितना जाएगा, पृष्ठ पे आर की वैल्यू कितनी जाती है डी, यानी इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी डी के, तो बोलो कितना जाएगा, तो डी स्क्वायर रो अपॉन 2 आर की वैल्यू क्या रहेगी डी एप्सिलॉन नॉट, तो डी से एक डी कट जाएगा, तो कितना जाएगा डी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर, ठीक है बच्चों, ये आंसर है। अच्छा थर्ड पॉइंट मुझे क्या निकालना है अंदर,
इसके अंदर निकालना है। तो जो अंदर के लिए देखो मैं क्या करूंगा, वापस से बना देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। ये इसका अक्ष है बेलन, ये इसकी आधार की डी। अब मुझे अंदर निकालना है, तो अंदर का निकालना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे। ये दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ आर हो गई, ठीक है बच्चों। तो इस पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने एक बंद तार की पृष्ठ की तुलना कर ली गाउस की, तो क्या लिखूंगा वही ई डी ए टू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला लगाऊंगा गाउस के नियम से, ठीक है। जो ई तो आर के बाहर जाएगा। देखो इसमें भी कर्व सरफेस की वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो बच्चों इसमें किसकी वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन इसको ऐसे मान रहे हैं कि ऐसे, सॉरी ये गलत कर दिया अपन ने। इसमें बच्चों अपन को जो करनी है, कल्पना करनी है गाउस के वो बंद बेलन के तो चलो बच्चों तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट क्या है कि अपने पास ये क्या है, वही खोखला बेलन, मैंने इसका चित्र बना लिया, ठीक है। इसके आधार की त्रिज्या डी है। अब मैंने क्या ले लिया, यहां से अंदर आर बिंदु पे क्या निकालना है, मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की तुलना कर ली, यानी गॉसियन सरफेस की क्या कर ली मैंने, इमेजिनेशन कर ली, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपने पास गाउस का काल्पनिक पृष्ठ। अब बच्चों देखो अपन को क्या करना है कि गाउस का नियम लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे ई डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे बच्चों। अब बोलो यहाँ पे ई वक्रीय पृष्ठ पे हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म, तो बाहर निकालो डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो अंदर कितना आवेश है, इसके अंदर तो प्लस प्लस सब्जी ना बच्चों ये, तो इसके अंदर कितना आवेश है। तो देखो बच्चों एकांक आयतन में कितना है, एकांक आयतन में रो। अब मुझे तो इसका आयतन निकालना है, इसका आयतन। तो बच्चों इसका आयतन कैसे निकालोगे, तो लंबाई कितनी है इसकी एल और आधार की त्रिज्या आर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू एल ये जाएगा। तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, और पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा इसका आयतन, और एकांक में एकांक आयतन में कितना आवेश है रो, तो टोटल कितना जाएगा, तो क्यू इन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल इनटू रो, ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब ई बाहर, ई तो बाहर है, डी ये बोलो कितना जाएगा, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बोलो, इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा, इसका क्षेत्रफल जाएगा बच्चों 2 पाई आर ना बच्चों, 2 पाई आर और एल, तो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों कुछ कट जाएगा, काटो देखो कुछ कट रहा है, आर पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, एल से एक एल कट गया, तो ई इक्वल कितना आ गया, ई इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, आर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका क्या है बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं बच्चों, आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ठीक है, इस लेक्चर को आप एक बार और देखना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, वंस अगेन, ठीक है, एक एक चीज को। चलो अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लो। ये मैंने ई बना लिया, ये मैंने आर बना लिया। आर की वैल्यू 0 रखी, तो मैंने आर की वैल्यू 0 रखी तो 0, ठीक है। आर की वैल्यू 0 रखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा 0, देखो ये आर की वैल्यू 0 रखेंगे 0, आर की वैल्यू 2 तो 2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, कब तक, जब तक कि वो डी नहीं है, पृष्ठ पे नहीं है। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पर, तो लीनियर ना बच्चों ये, तो ये सीधा बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, सिग्मा यहां तक, डी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तक बढ़ेगा यहां तक। ये हो गया इसका पॉइंट कितना डी, और जैसे इससे जाएगा तो ये है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे कल लेक्चर नंबर 5 में। हैव ए गुड डे बच्चों।